लोगों के लिए हम आज उनको ये मैसेज देंगे अपने इंट्रो से कि जनाब जब सुबह का आगाज कर ही लिया है, रिफ्रेशिंग सुबह हो ही गई है, तो सुस्ती उस्ती भगाएं, गुड मॉर्निंग आज देखें और बैठ जाइए हमारा शो देखने के लिए। और जो लोग काम पर जा रहे हैं अपने काम पे जाएं, हंसें मुस्कुराएं और एक अच्छी सुबह का आगाज करें, क्योंकि आप जब उठ जाते हैं काम के लिए या किसी भी चीज के लिए तो मेरे ख्याल में आपकी आंख खुल जानी चाहिए और फिर आपको जागते हुए कामकाज करना चाहिए और इससे आप एनर्जेटिक भी फील करते हैं। बिल्कुल, और सुबह जल्दी उठने के लिए जाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट है रात को जल्दी सोना। और हमारा जिस तरह का काम है तो हमें रात को थोड़ी देर तक इसलिए जागना पड़ता है क्योंकि रात भर न्यूज़ डेवलप हो रही होती है, खबरों पर नज़र भी रखनी पड़ती है। और आज का जो सियासी माहौल है कराची का, तो उसमें तो पूरी पूरी रात पे सियासी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, और उनसे अपडेटेड रहने के लिए और सुबह शो में आपको बताने के लिए हमें तमाम रात ही टीवी के सामने बैठना पड़ता है। उससे हमारी सुबह बड़ी मुतासर हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह उठना। और लेकिन इन तमाम हालात को ज़ाहिर मैनेज करना पड़ता है क्योंकि आपके पास आना है और आपको फिर बहुत सारी चीज़ें भी बतानी है। और गुज़िश्ता रात भी जो हुआ उसकी डेवलपमेंट भी आपको बताएंगे, लेकिन अपने इंट्रो के बाद थोड़ा सा आगे चलकर। और ज़ाहिर आज के अखबारात में भी इसी तरह की खबरें शामिल हैं, अखबारात में भी इसी तरह की खबरें शामिल हैं। तो जनाब ये तो हो गई सुबह के हवाले से बहुत सारी ढेर सारी बातें, और मौसम की कुछ बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली मौसम जो है वो डे बाय डे अब हम देख रहे हैं कि हम स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं, बाहर का मौसम आ रहा है, तो एक अच्छे मजीद जो है वो विंटर सीजन कन्वर्ट होने जा रहा है बाहर में। तो लेट्स होप कि कब तक ये सर्दी यहाँ पर रहती है और कब तक सर्दी जो है कराची वालों के लिए एक अजाब बनी रहती है, क्योंकि कराची वाले जो हैं बड़े नाजुक होते हैं। वो कोई भी अगर चीज़ प्रोलॉन्ग हो जाए तो उसको बर्दाश्त करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं भाई अब ये सर्दी चली जाए तो हमें गर्मी चाहिए। खैर जनाब ये तो तमाम बातें हो गई सुबह के हवाले से, मौसम के हवाले से। अब देखते हैं कि आज हमारे अखबारात की शह सुर्खियां जो है वो क्या कह रही हैं। तो जनाब एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है और एक्सप्रेस ने कल के एक बड़े फैसले की लीड लगाई है। मशाल कत्ल केस से मुतालिक है, जिसमें एक मुजरिम को 2 बार सजाए मौत, 5 को उम्र कैद दी गई है, 25 को 4-4 साल कैद दी गई है, जबकि 26 को सबूत ना होने की बिना पर बरी कर दिया गया। और न सिर्फ मशाल के वालिदैन बल्कि साथ साथ 26 बरी मुल्ज़िमान के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहां से इंसाफ मांगने की कोशिश करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज फजल सुबान खान ने सेंट्रल जेल हरीपुर में महफूज फैसला सुनाया और 3 मफरूल मुल्ज़िम इश्तिहारी करार दिए गए हैं, जबकि एक पर फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी है। जबकि एक्सप्रेस की जो सुपर लीड है वो है चीफ जस्टिस के बयान से मुतालिक। वज़ीर आज़म के बयानात का भी उन्होंने नोटिस लिया। हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता, अवाम सुप्रीम कोर्ट की रीढ़ की हड्डी बनेंगे, चीफ जस्टिस ये कहते हैं। और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान से मुतालिक उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि उनका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, अदालती फैसला तस्लीम नहीं करता। क्या उनके ये तमाम बयानात का रिकॉर्ड मौजूद है? वो अदालत को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, धमकियों पर आर्टिकल 5 लगता है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है। साथ ही साथ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र फर्स्ट पेज पर एक्सप्रेस ने किया है और लिखा है कि भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ की जेर सदारत ये इजलास हुआ जहां इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को मुस्तहकम करने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने का भी अज़म जाहिर किया गया। बिल्कुल। अच्छा, आपने 2 खबरों का जिक्र किया है जो डेफिनेटली जंग में भी हैं, और जंग में जो खबरें हैं वो डेफिनेटली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से हैं और जजेस के हवाले से। अच्छा, जजेस के हवाले से जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो मैं भी आ गया है कि जजेस को कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि अवाम उनके साथ खड़ी है। तो डेफिनेटली ये जब बात होती है कि आप किसी को इंसाफ देना चाहते हैं तो अवाम आपके साथ खड़ी होती है, और जिस तरीके से हमारी कुल डेफिनेटली एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हर चीज़ का वो एक्शन लेते हैं और जो भी नाइंसाफ़ी होती है उसके खिलाफ फ़ौरन से उठ खड़े होते हैं। तो ये लीड्स हैं जो कि लगाई गई हैं और कौमी मुफादात का को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया है। तो दूसरी ही जानिब हम देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने भी यही बयान दिया है कि जी जो हमारी मगरबी सरहदें हैं उनके ऊपर अब हमें मजीद बॉर्डर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, उनके लिए मजीद इकदाम उठाने की ज़रूरत है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा हमारा जो एक खोखरा पार बॉर्डर है उसके ऊपर उन्होंने सजेशंस दिए कि उसके ऊपर जो परेड करानी चाहिए वो बिल्कुल ऐसे परेड करानी चाहिए जैसे वाघा बॉर्डर के ऊपर परेड होती है। तो मेरे ख्याल में जहाँ पर हमारे मुल्क में अंदरूनी सियासत जो है वो काफ़ी मुतारिक है और एक दूसरे पे तनकीद का सामना है, वहीं अब मेरे ख्याल में ये हुकूमत अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा मुतारिक हो गई है। और जो तीसरी खबर है, जो लाइमलाइट की खबर है, वो डेफिनेटली एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से, जिसका फैसला जो है अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि अब दोनों ही धड़े यानी कि बहादुराबाद वाले भी और PIB वाले भी अब आज सेनेट में जाएंगे और अपने कागजात जमा कराएंगे और उसके बाद फिर फारूक सत्तार ने कहा है कि फिर देखते हैं कि क्या फैसला होता है। लेकिन अभी तक मैं ना मानूँ, शायद मैं मान जाऊँ, शायद हम एक हैं, शायद हम
एक नहीं है, ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं। क्योंकि ख्वाजा इजहार तो आज कह चुके हैं और जंग में भी उनके हवाले से खबर लगाई गई है कि जी MQM एक है, लेकिन MQM तो एक है, कामरान टिसौरी कुछ और कह रहे हैं, फैसल सब्जवारी भी कुछ और कह रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, खदशात भी हैं, राब्ता कमेटी की अलग बातें हैं। अब देखना यह है कि MQM पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस करवट बैठती है, क्योंकि पहले एक धड़ा बना और अब उस एक धड़े के दो धड़े बन गए। और कल सबसे दिलचस्प एक्टिविटी ये रही कि हैदर अब्बास रिजवी जो कि कनाडा में मौजूद हैं और पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल गैर फाल हैं, 2-3 साल से वो गायब हैं, उनकी कॉल पर बात करवाई गई फारूक सत्तार से और उन्होंने भी राब्ता कमेटी के स्टांस को सपोर्ट किया और फारूक सत्तार ने मीडिया के ही सामने वो उन पर भी बरस पड़े। उनको भी उन्होंने ये कहा कि आप कनाडा में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद राब्ता कमेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, बादराबाद को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है कि आप पार्टी सरबरा को सपोर्ट करें। तो हैदर अब्बास रिजवी समेत वो तमाम दीगर रहनुमा जो कि MQM के रहनुमा थे और पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त अमली तौर पर मौजूद नहीं है, इससे कल की एक्टिविटी से साबित होता है कि वो तमाम भी इन तमाम लोगों से राब्ते में हैं। और जो इनके मुखालफिन ये कहते हैं कि इनके रहनुमा मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं, लेकिन वो न सिर्फ MQM पाकिस्तान बल्कि लंदन से भी राब्ते में हैं। तो अब ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी साबित होती है कल हैदर अब्बास रिजवी की उस कॉल से, जो कि उनकी फारूक सत्तार से उस कॉल पर बातचीत। बिल्कुल, चलिए जी, MQM पाकिस्तान के हवाले से तो सूरत हाल जो भी होगी वो डेफिनेटली आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं कि PSL हो रहा है, वहीं नजम सिटी जो है वो जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ T20 सीरीज़ के लिए भी, तो ये एक अच्छी खबर है। और दूसरी जानिब जो हमारे स्टार्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो जमा हो रहे हैं स्विट्जरलैंड में और वहाँ पर जो उनकी टीम्स हैं, 2 टीम्स हैं, विराग सहवाग की टीम है और शाहिद आफरीदी की टीम है, और अब वो आइस के ऊपर क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन आइसिंग के टाइम पे विंटर सीजन का तो गेम नहीं है क्रिकेट, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ये गेम होने वाला। लाहौर में मौसम कैसा है, सियासी और समाजी सरगर्मियाँ जारी हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी प्यारी सी स्मार्ट सी नुमाइंदा हुमा भट्ट। गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। आज और सबा आप ये बात जैसे कहते हो ना, मेरा जो खून है वो भी बढ़ जाता है और मुझे काम करने का मेरा दिल करता है और करती रहूं काम सारा दिन। हाँ, इसीलिए तो हमने कहा था कि सुबह का आगाज जो है वो रिफ्रेशिंग होना चाहिए, हंसते मुस्कुराते होना चाहिए, चाहे नींद आ रही हो यार, है ना? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आज का दिन का आगाज़ जो है मेरा, तो यहाँ पर आते हुए भी मैंने देख लिया कि टीचर्स जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। मुतालबात उनके वही हैं कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उसके साथ साथ जो ग्रेड 18 और दीगर ग्रेड्स के हैं उनकी जो अपग्रेडेशन है वो भी की जाए। अभी तक एहतजाज का सिलसिला जारी है और एहतजाज तभी ख़त्म होगा जब यहाँ पर कोई मुज़ाकरात के लिए पहुँचेगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इवेंट्स में जो मेन इवेंट है वो है नॉमिनेशन पेपर्स की सबमिशन, वो सेनेट इलेक्शन के लिए। तो आज आखिरी दिन है, तो उसके लिए यहाँ पर सबमिशन के लिए यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो पहुँचेंगे और अपने जो कागजात हैं वो जमा करवाएंगे। इसके बाद पंजाब असम्बली का सेशन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी यहाँ पर मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो पहुँच रही हैं और एहतजाज के सिलसिले भी जारी रहते हैं। और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं वो आज लाहौर में पहुँच रहे हैं। लाहौर पहुँचने के बाद वो यहाँ पर हसन निसार जो कि कॉलमिस्ट भी हैं, अदीब भी हैं, उनके वालदा की ताज़ियत के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके घर जाएंगे और उसके बाद मीडिया टॉक भी होगी। इसके अलावा यहाँ पर इवेंट्स का अगर जिक्र करती जाऊँ तो सिर्फ लिटरेसी इत्तेहाद जो है वो यहाँ पर एहतजाज नहीं कर रहे, बल्कि महकमा सेहत के शोबा से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो भी इस वक्त एहतजाज करने के लिए तैयार हो रहे हैं और वो भी यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो है दिन बहुत ही ज़्यादा लाहौर से अपडेट कर रही थी और मुझे अरबाब एक बात एकदम से जहन, कराची में बड़े सारे मसले हैं लेकिन एहतजाज जो है वो खादिम आला के शहर में सबसे ज्यादा होता है, क्यों? एहतजाज यहाँ पर भी एहतजाज अक्सर होते हैं, लेकिन वहाँ एहतजाज इसलिए होते हैं कि वहाँ टीचर्स नहीं हो पा रहे और कभी हॉस्पिटल से बिल्कुल ये जो यंग डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा एहतजाज करते हैं और जो टीचर्स हैं उनके एहतजाज इसलिए खत्म नहीं हो रहे। टीचर्स ने कुछ दिन कबल यहाँ भी एहतजाज किया था, लेकिन यहाँ हमने देखा था कि किस तरह से प्रेस क्लब के बाहर उन पर वाटर कैनन से उनको बरसा दिया गया था और उन पर न सिर्फ लाठी चार्ज किया गया था बल्कि उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बाद में गो के उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी बर्दाश्त खत्म हो जाती है हमारी गवर्नमेंट की। पंजाब में एहतजाज होते हैं लेकिन हम ये देखते हैं कि इतनी जल्दी हुकूमत एक्शन में नहीं आती और उनको एहतजाज करने का पूरा मौका दिया जाता है। लाहौर के बाद वफाकी दारुल हुकूमत का हाल जान लेते हैं, इस्लामाबाद चलते हैं। अली फुरकान हमारे साथ मौजूद होंगे। अली फुरकान, इस्लामाबाद में आज क्या कुछ होने जा रहा है तमाम दिन? जी, इस्लामाबाद में आज बुनियादी तौर के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी होगी। इस वक्त में आपसे कुछ देर के बाद जो पार्टी सरबराही के हवाले से केस है आर्टिकल 62(1)(f जो है
उसकी समाअत होगी। इसके साथ साथ हुसैन हकानी के हवाले से जो केस है जो कि अदालत में जो है वो गुज़श्ता दिनों में ही उसके ऊपर जो है वो नोटिस लिया था, उसके ऊपर भी जो है वो समाअत होगी। हुसैन हकानी मेमोगेट जो स्कैंडल था उसके मरकज़ी जो है वो किरदार ठहराए गए थे और वो मुल्क से बाहर हैं। इसके साथ शेख रशीद के जो है वो असासाजात और नहली के हवाले से भी केस हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट में एक अहम इजलास होने जा रहा है आज। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। स्पीकर एयाज सादिक उसकी सरबराही करेंगे और जो मुल्की को दरपेश चैलेंजेस है कौमी सलामती के हवाले से, जो हालिया जो धमकियाँ आ रही हैं अमेरिका और भारत की जानिब से, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी और जो पॉलिसी साज इदारे हैं जो जिम्मेदारान हैं वो ब्रीफिंग देंगे। दफ्तर खारजा दिफाई उमूर कर रहे हैं कि आज तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं, समातों का सिलसिला भी है और अमेरिका और भारत की जानिब से धमकियाँ आ रही हैं उसके ऊपर भी इकदाम किए जाएंगे। और भारत का नाम सुनते ही मेरे जहन में रामदास आ गए और उनका दलित ग्रुप से ताल्लुक है और वो भी पाकिस्तान को धमकी लगाते हैं कि जी पाकिस्तान ने अगर सीज़ फायर बंद ना किए तो फिर अब हम जो है वो अमन की सियासत नहीं करेंगे, अमन की बात नहीं करेंगे। तो सीज़ फायर की अगर बात करते हैं तो खिलाफ वर्जी तो आप करते हैं सर, हम लोग नहीं करते, आपको सोचने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और पेशावर का रुख करते हैं जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आमिर जमील और उनसे जानते हैं कि आज पेशावर का मौसम कैसा है, वहां पर क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां जारी हैं, क्योंकि आजकल पेशावर की बात की जाए तो डेफिनेटली वहां पर पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं और पॉलिटिकल सिनेरियो जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आमिर जमील अपडेट कीजिए। सबर, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो काफ़ी तेज़ चल रहा है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले आपको मौसम के हवाले से बता दूँ। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर वही पेशन गोई कर दी है कि पेशावर और ख़ास तौर पर जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर मौसम खुश्क और सर्द ही रहेगा। ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कालाम में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी है, -6 सेंटीग्रेड वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जैसे मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों के जो रिहायशी हैं उनकी दुआएं ये हैं कि बारिश हो जाए और जो सर्दी की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं वो उन पर काबू पाए जाए। दूसरी तरफ आज पेशावर में कई अहम वो भी हैं, प्रोग्रामात भी हैं, जिनमें सबसे अहम जो है वो खाना फरहंग में एक ईरानी कौंसल खाना है, वहाँ पर एक फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और इसके साथ साथ एक आर्चरी चैम्पियनशिप का भी वहाँ पर इनेकाद है। अमन वाक के हवाले से पाकिस्तान गर्ल्स एसोसिएशन की जानिब से एक डिफेंस पार्क में एक अमन वाक का एहतमाम किया गया है और इसके साथ साथ गंदारा यूनिवर्सिटी में एक नुमाइश का एहतमाम है। वहाँ पर उम्मीद ये की जा रही है कि जापान से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगी और इस हवाले से जापानी जो मसनूआत है उसको वहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है जी, आमिर जमील अपडेट कर रहे थे पेशावर से, आप शुक्रिया। और बड़े कलरफुल इवेंट्स आज पेशावर में होने हैं, फूड फेस्टिवल वहाँ पर होने जा रहा है और जापान के हवाले से भी एक बड़ी अहम तकरीब होने जा रही है। तो जो सियासी सरगर्मियाँ हैं मुल्क की, उस पर भी हम बात करते रहेंगे, अपने एडिटोरियल्स पर भी नजर डालेंगे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब बात हो रही है करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, जैसे कि एडिटोरियल में भी हम एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से जिक्र कर रहे थे। तो कल हमने देखा कि कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजाहतें, तमहीदें और तहफ़्फ़ुज़ात। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फैसल सब्ज़वारी के हवाले से, राब्ता कमेटी के हवाले से, जिसने चंद नाम दिए हैं, बताया है कि वो ये चाहते हैं। आइए आपको पहले दिखाते हैं। एमकेएम दो धड़ों में बटी नजर आने लगी। राबता कमेटी ने फारूक सत्तार से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद सेनेट के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बहादुराबाद इजलास के बाद राबता कमेटी रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था, हम एमकेएम की तकसीम के एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे खिलाफ नारेबाजी और गालम गलोच कराई गई। एमकेएम पाकिस्तान अगर सेनेट नामजदगी जमा नहीं कराती तो फायदा पीपल्स पार्टी को होता। और हम वहां से उठे इस सूरत में कि हमारे खिलाफ इश्तियाल अंगेजी और करवाई गई। बाजियां हमारे साथ मौजूद, बास साथियों के साथ गालम गुफ्तार करवाई गई। इसके बावजूद मजाल है एक लफ्ज हमने अदा किया। फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि ये सब दबाव सेनेट में एक शख्स को एमकेएम के उम्मीदवार के तौर पर भेजने के लिए के बावजूद फारूक सत्तार मीटिंग के लिए नहीं आए। फिर क्या दरखास्त करके आए थे हम फारूक सत्तार भाई से कि आप एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर हैं, आप आइए पार्टी के आर्जी मरकज यहाँ आके मीटिंग कीजिए राब्ता कमेटी की, हम मौजूद होंगे। फैसल सब्ज़वारी ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम भी बता दिए, जिनमें कामरान टिसोरी का नाम शामिल नहीं था। उन नाम नेमली बैरिस्टर फरोग नसीम भाई,
सेनेटर नसरीन जलील बाजी, सैयद अमीनुल हक भाई, शब्बीर अहमद कायम खानी भाई। फैसल सब्जवारी ने कहा कि राबता कमेटी की 2/3 से ज्यादा अक्सरियत ने ये नाम तजवीज़ किए हैं। हमारे आइन कमेटी सादा अक्सरियत से अपने फैसले कर सकती है। तो जनाब, गुज़िश्ता 3 दिन से हम ये देख रहे हैं, पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राब्ता कमेटी की जानिब से की जाती है, फिर फौरन ही उस पर फारूक सत्तार का रद्द-ए-अमल भी सामने आता है। कल भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जब कॉन्फ्रेंस की अपनी बात मीडिया के सामने रखी, आवाम तक पहुंचाई, तो उसके बाद फारूक सत्तार ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, किस तरह से रिएक्शन दिया, ये भी देख लीजिए। घर की लड़ाई को, घर के इख्तलाफ को, भाइयों के इख्तलाफ को अगर हम घर में ही रखते, चौराहे पर ये हंडियां ना फोड़ते, अक्लमंदी और दानिशमंदी तो यही है। आज मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, जब हम सीढ़ियां उतर रहे थे, गेट पर पहुंच गए थे, कि मुझे ये इत्तला मिली कि जो राब्ता कमेटी के अराकीन मेरी किसी बात से इख्तलाफ रखते हैं और उसकी बुनियाद पर उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है, सिर्फ फारूक भाई को फारूक भाई कह देने से उनकी इज्जत और एहतराम का तकाजा पूरा नहीं होता। और जनाब फारूक सत्तार अभी तकरीर कर ही रहे थे कि किसी ने लाकर उनको फ़ोन दिया जो कह रहा था हैदर अब्बास रिजवी का था, और डेफिनेटली फिर वो फ़ोन पे खूब गरजे बरसे और शिकायत आई। आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे थे। मैं बीच में तो किसी की कॉल नहीं लूंगा। हैदर भाई, आपने भी लोगों को कहा सपोर्ट, कॉल लूंगा इस वक्त? क्या बात कर रहे हैं आप यार? आपके मैंने देखे हैं मैसेजेस, मैंने देखे हैं हैदर भाई, मैंने देखे हैं मैसेजेस, मैंने देखे हैं। फारूक सत्तार बात कर रहा हूं, फारूक सत्तार बात कर रहा हूं। तो जनाब शिकवा भी कर डाला और साथ साथ उन्होंने ये भी शिकवा किया कि फ़ोन देना ही नहीं चाहिए था। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, शुक्र जी सर, एमक्यूएम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, तहफ़्फ़ुज़ात और कामरान टिसौरी जो है राब्ता कमेटी के लिए क्या बन गए हैं, इस वक्त कहेंगे कि क्या चल रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान में, किस तरफ जा रही है ये पार्टी? एक सीधा सा तो जुमला ये हो सकता है कि पार्टी इज ओवर। अच्छा। और जाहिर है जब एक पार्टी ऑलरेडी एक क्राइसिस में थी, उस क्राइसिस से एक और पार्टी ने जन्म लिया, एक और पार्टी ने जन्म लिया, और फिर जो पार्टी बची थी उसको जिस हद तक संभालने की कोशिश की गई, जैसे राब्ता कमेटी ने भी बहुत ही प्रीमेच्योर को हैंडल किया। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन में देखें तो राब्ता कमेटी इतनी ज्यादा जिम्मेदार नहीं लगती इस क्राइसिस की जितनी डॉक्टर फारूक सत्तार नजर आते हैं। अच्छा मज़हर साहब, एक जुमला आपने कहा कि पार्टी इज ओवर, तो ये ओवर होने का नुक्ता आगाज क्या था? क्या 3 फरवरी 2017 को इसका आगाज हो गया था जब कामरान टिसौरी एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल हुए? देखिए, इसका आगाज तो 2013 में जो 19 मई 2013 की जनरल बॉडी हुई, और जिस तरीके से एमक्यूएम हालांकि इंतखाबात जीत गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एमक्यूएम की जनरल बॉडी में एमक्यूएम के रहनुमाओं को खुद उनके बानी की तकरीर के दौरान जो है वो ह्यूमिलिएट किया गया, और उसके नतीजे में बहुत से लोग फिर छोड़ गए पार्टी से इब्तिदा शुरू हुई थी। और उसके बाद खुद एमक्यूएम के बानी की मुसलसल जो तकरीरें थीं उनको बहुत समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन शायद वो ग्राउंड रियलिटीज उनको सही मानों में नहीं बताई जाती थी। ये भी एक मौके पे हुआ कि जिसमें एक वक्त में उस वक्त के गवर्नर इशरतुल इबाद, फारूक सत्तार, मुस्तफा लोग लंदन भी गए और उनको समझाने की भी कोशिश की कि आपकी तकरीरों से पार्टी को पाकिस्तान में बहुत नुकसान हो रहा है।
और इनिशियली वो इस बात को समझे भी, लेकिन फिर वही तकरीरें हुई और उसका जो नुक्ता है, जो सूरत हाल जहाँ खराब हुई और जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई, वो 22 अगस्त था। 22 अगस्त 2016 को जो उन्होंने तकरीर की, उसके बाद नहीं खत्म होता तो ये 5वां धड़ा भी हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है वो उसकी क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी है, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी कामरान टिसूरी साहब का ताल्लुक है, उनका आना पार्टी के अंदर, उनका वो एक पूरी एक अलग कहानी है। लेकिन क्या कामरान टिसूरी के ऊपर पूरी पार्टी तरजीह दे दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो मजहर साहब वो कहानी बताइए ना। कामरान टिसूरी आए थे पार्टी में या किसी ने भेजा गया था? क्योंकि कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि इनको भेजा इसलिए गया था कि ये पीएसपी से अलायंस करवा दें, मर्जर करवा दें एमक्यूएम का, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा करीब हैं। तो ये खुद आए थे, फारूक सत्तार इनको लेकर आए थे या इनको भेजा गया था? असल कहानी क्या है? देखिए, कामरान टिसूरी की डॉक्टर फारूक सत्तार से बहुत पुरानी एक जो है वो उनकी फैमिली से उनके रहे हैं। वो फंक्शनल मुस्लिम लीग के में काफी एक्टिव रहे, पीर पगाड़ा के साथ वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। और जब वो एमक्यूएम पाकिस्तान में आ रहे थे तो उन्होंने और डॉक्टर फारूक सत्तार ने से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के नतीजे में कामरान टिसूरी एमक्यूएम पाकिस्तान में आए थे। एमक्यूएम कामरान टिसूरी साहब का जो जरा कहते हैं, उन्होंने ये बहुत ज्यादा डॉक्टर फारूक सत्तार को कन्विंस किया कि जो इस्टेब्लिशमेंट का उन पे दबाव है उसको वो मददगार साबित हो सकते हैं। और फिर एमक्यूएम के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसको भी वो लुक आफ्टर वो उन्होंने किया काफी हद तक, और एतराज उठाया गया। और राब्ता कमेटी माजी के मुकाबले में, माजी में बहुत ज्यादा बड़ी राब्ता कमेटी नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान ने लोगों को जोड़ने की खातिर राब्ता कमेटी की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो ये सारी बुनियाद बनी। और वो कभी भी ये बिल्कुल वैसे ही कामरान टिसूरी पर इख्तलाफ पार्टी के अंदर, जिस तरह आमिर खान जब पार्टी में आए थे दोबारा, तो उन पे उस वक्त अनीस कायम खानी और दीगर साथियों ने एतराज किया था और अल्ताफ हुसैन साहब से कहा था, लेकिन उसके बाद वो राब्ता कमेटी है। तो वही सिचुएशन बिल्कुल कामरान टिसूरी वाले केस में हमें नजर आती है। लेकिन वो सारी चीजें डॉक्टर फारूक सत्तार जहां उनसे चूक ही, एक ऐसे मौके पे उन्होंने इस क्राइसिस को आगे बढ़ाया जब सेनेट के इलेक्शंस में कुछ हफ्ते रह गए हैं। और सबसे बात ये कि आज अगर ये दोनों सेक्शंस बहादुराबाद और पीआईबी कॉलोनी मिल भी जाएं, तब भी इन्होंने कि वो अब इतने धड़ों में तकसीम हो गई है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सीनियर सहाफ़ी सीनियर तार, आज हमसे बात कर रहे थे गुड मॉर्निंग आज में, और उनका यही कहना है, जो हम सब यही बात कर रहे हैं कि जी एक ऐसी पार्टी जिसका करेक्टर ही नहीं था, ये कभी भी सीट्स के लिए एप्लीकेशन नहीं गई, और उसके बाद फिर इस तरह से एप्लीकेशंस जाना, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, और फिर एक तरह से देखना कि 4 धड़े बनने जा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि राब्ता कमेटियाँ एमक्यूएम पाकिस्तान किस तरफ जा रही है। अब सियासत की बात हो गई, अब कुछ हम बात करते हैं सोशल मीडिया वीडियो के हवाले से। बीट बॉक्सिंग देखी है आपने कभी? बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान की सूरत हाल देख के ऐसा लग रहा है कि ये लफ्जों की बॉक्सिंग चल रही है। तो जो बीट बॉक्सिंग के मन के सच्चे होते हैं, तो बड़ी सच्चाई के साथ वो बीट बॉक्सिंग कर रहा था। गो के उससे उस तरह हो तो नहीं पा रही थी, लेकिन बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि एक छोटा सा बच्चा जो है फौरन से मैसेज कन्वे कर रहा था और फौरन वो आगे डिलीवर कर रहा था। और जिस तरीके से क्यूटनेस के साथ में उसने बीट बॉक्सिंग की है ना, मुझे लगता है कि ये बड़े होकर बहुत बड़ा बीट बॉक्सर बनने वाला है। तो जनाब, इंटरेस्टिंग सी वीडियो हमने आपको दिखाई और जिसको देखकर आपको भी बड़ी हैरानी हुई, हम सबको बड़ी हैरानी हो रही है। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। जनाब, आप कुछ बात कर लेते हैं कराची के मसाइल की। कराची जो कि मसाइल में घिरा नजर आता है। एक वक्त था कि रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन आज कराची में सफाई का मसला है, कराची में नक्कासी आब का मसला है, कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला, और सबसे अहम मसला हमें ट्रांसपोर्ट का ही दिखाई देता है। चूंकि अब पहले हम देखते थे शहर में बसें बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब चिंची रिक्शों और आम रिक्शों ने उनकी जगह ले ली है। लेकिन जो ट्रैफिक का दबाव है सड़कों पर, वो भी बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और इसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात भी बहुत बढ़ जाती हैं। शहरियों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अगर 1 घंटे का सफ़र है तो वो 2 घंटे में होता है। इसी सारी सूरत हाल पर हमारी टीम मेंबर शाजिया अरशद ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस वक्त जिस स्ट्रीट पर मौजूद हूँ, ये मेन सदर की जगह है। यहाँ से बहुत सारी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी भी गुजरती है काफ़ी सारे रास्तों को निकलती है, जिसमें लियाकताबाद है, गार्डन का इलाका है, सोराबकोट का रास्ता है, इसके अलावा लसबेला, नॉर्थ कराची, हर तरफ जाने वाली बसेस का गुजर यहाँ से होता है। यहाँ पर मैंने आवाम से बातचीत की है, उनसे जाना है कि उनके मसाइल क्या हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से उनको क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं, या ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है। जिस वक्त CNG बंद होती है उस वक्त ओवरलोडिंग की वजह से आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक पैसेंजर मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि बसों की सूरत हाल किस तरह की है, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझको बताइएगा कि बसों की जो सूरत हाल है कराची में, या जब CNG बंद होती है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? उस टाइम जो है ना गाड़ी वाले हमारे को बहुत तंग करते हैं, ये गाड़ी में बैठाते नहीं है, बोलते हैं जगह ही नहीं है, जगह भी होती है और किराया भी हमारे ज़्यादा लेते हैं ये लोग। मेरे साथ एक खातून भी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताइएगा कि जैसे बसों की जो सूरत हाल है तो उस हवाले से आप बताएं लेडीज़ कंपार्टमेंट की क्या सूरत हाल होती है जब रश ज़्यादा होता है? सब जेंट्स भर जाते हैं उसमें और हम लोग परेशान होते हैं। बच्चे बेचारे एक से एक धक्के लगते हैं। अच्छी बात तो नहीं है ना ये। जब इंसान जाए तो कम से कम ये कि थोड़ा पर्दे का तो एहतराम करे ना, लेडीज़ का तो एहतराम करे। लेडीज़ का कोई एहतराम नहीं होता, सब भेड़ बकरी की तरह भर देते हैं। गाड़ियाँ कम है, गाड़ी की तादाद बढ़ाएं। मेरे साथ एक और पैसेंजर मौजूद हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं। इनका कहना है कि सड़कों की सूरत हाल इंतहाई नाकिस है। इनसे जानते हैं इनके क्या तासुरात हैं। अभी आपके सामने ये सब चीज़ें हैं। देखें ना, ट्रांसपोर्ट यहाँ लोग घंटे घंटे खड़े रहते हैं। गाड़ियाँ एक तो कम हो गई हैं, वो इसकी वजह ये है कि वो दूसरी और भी ट्रांसपोर्ट के ज़राए आ गए। लेकिन आप रोडों की हालत देखें कि रोड कितने ख़राब कर दिए, मतलब गार्डन से लेके मक्की मस्जिद तक, और फिर ये सोल्जर बाज़ार का रास्ता, और फिर पाकिस्तान क्वार्टर का रास्ता, फिर गोलीमार का रास्ता कितने अरसे से बन रहा है, लेकिन वो सब के सब ख़राब हैं। और उस तरफ अब गाड़ी वाले जाते भी नहीं हैं, घर रक्षा करके जाना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ से हम 15 रुपये में चले जाते हैं, उस वक्त हम कम से कम 150-200 रुपये दे के जाते हैं। गरीब आदमी जो दिन का कमाने वाले 200 या 200 दिहाड़ी होगी, वो कहाँ से इतना पूरा करेगा। मैं कहता हूँ जब CNG बंद होती है तो ओवरलोड करते हैं, ऊपर बिठाते हैं, हादसा पेश आते हैं। उस पर हुकूमत को चाहिए फौरी तवज्जो दे इस साइड में। भाई एक इदारा है ख़ास कि आवाम के ट्रांसपोर्ट के लिए इदारा बनाया गया है, उनको होना चाहिए ख्याल कि बसें कैसी निकलनी चाहिए, आवाम को क्या सहूलत देनी चाहिए। लेकिन खाली तनख्वाह के लेके बैठे हुए, इसका जिम्मेदार हम जो है ना वज़ारत ट्रांसपोर्ट को ठहराते हैं कि नई बसें दें, हमें आवाम को सीटें नहीं सही करके दे। बहुत देर से खड़े रहना पड़ता है, आधा घंटा खड़े रहते हैं। जब CNG बंद होती है सर बताइएगा उस वक्त क्या सूरत है? उस टाइम तो इतना रश होता है कि हम लिटक के जा रहे होते हैं बसों में और वैगनों में, छतों पे बैठे होते हैं। ट्रांसपोर्ट का बड़ा निज़ाम जो है ना बड़ा ख़राब है। जिस दिन CNG बंद होती है अक्सर गाड़ियाँ बंद होती हैं और किराया भी बढ़ा देते हैं रिक्शे वाले, और बसों वाले जो है ना वो बसें कम कर देते हैं। गांव गोड़ लगता है, कराची शहर लगता नहीं। हालांकि इतना तरक्की याफ्ता मुल्क वो है, शहर ये सबको रोज़गार देता है, लेकिन कोई का वो न परेशानी हाल नहीं है। सुनिए, आपने लोगों की बात, लोगों का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना बुरा हाल है, वज़ारत ट्रांसपोर्ट इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई इकदाम नहीं उठा रही। आवाम के जो परेशानियां हैं उसको हल करने के लिए बसों की टूट फूट का हाल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जब CNG बंद होती है तो मज़दा बसों में और बसें। तो जनाब शाजिया अरशद ने ये खुसूसी रिपोर्ट हमारे लिए बनाई थी जिसमें वो जो आवाम है उनके मसाइल का जिक्र करेंगी। आवाम ने खुद भी अपने मसाइल का जिक्र किया और कई सवालात भी किए, और आवाम के इन सवालात का जवाब लेने के लिए सबसे मौजू शख्सियत इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं इरशाद बुखारी साहब। इरशाद साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। तो इरशाद बुखारी साहब, आवाम के मसाइल आपने सुने, किसी का मसला किराया ज़्यादा होना है, किसी का मसला कैपेसिटी की कमी है, इन मसाइल का क्या आप जवाब देंगे, आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे? देखिए जी, जितनी रिपोर्ट मैंने भी देखी है, सारे लोग सही कह रहे हैं, ये कोई गलत बात कोई भी नहीं कह रहा। इन बातों से डिनाई करना जो है मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। मैं भी सन 54 से कराची में हूँ, 1954 से छोटा सा आया हूँ, तो फिर यहीं सब कुछ मेरा ओढ़ना बिछोना कराची है, और मैं ट्रांसपोर्ट लीडर की हैसियत से मैंने काफ़ी इज़्ज़त कमाई है। तो अब ये शहरी जो कुछ कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी बसों की कमी की बात हो रही है, बसें पुरानी होने की बात हो रही है, किराया ज़्यादा लेने की बात हो रही है। तो पहली बात तो ये बताऊँगा आपको कि पिछली हुकूमतों ने जो थी, पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत समेत किसी ने कोई किसी किस्म का इनिशिएटिव नहीं लिया, और हमारे साथ कोई किसी ने रब्ता नहीं किया या हमें बुलाया नहीं कि हम कुछ शहर की बेहतरी चाहते हैं। अभी मौजूदा वज़ीर आला या वज़ीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह साहब ने 2-3 मीटिंग्स हमारे साथ की। कुछ बसें वो देने चाह रहे थे, हमारी सिंध बैंक के साथ उन्होंने मीटिंग भी कराई,
बहुत सारे मामलात यानी हुकूमत करने के लिए हमारे साथ तैयार थी, लेकिन आखिर में हमने इनो पार्क में जाके बसें भी देखी, उसमें गंदारा इंडस्ट्री में भी बसें जाके देखी। हम भी चाह रहे थे कि हम अब नई गाड़ियां लेके आए किसी न किसी तरह, और शहर को ये जो मैं ही फेस कर रहा होता हूँ टीवी चैनल्स को, तो वहाँ शर्मिंदगी भी होती है ये बातें सुन के। एक ज़मीर नाम की भी एक चीज़ है जिसकी वजह से इंसान ऐसा नहीं होता कि आंखें बंद करके ही सारी बातें। नासिर हुसैन शाह ने तो जनवरी के आखिर तक का वादा किया था, वज़ीर आला साहब ने कहा था कि मैं रिपोर्ट तलब करूंगा कि ये तमाम बसें जो है रोड पर चली या नहीं चली। देखिए बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं यही बात बता रहा था कि हमारे साथ उनकी किराए पे फिलहाल मामला चल रहा है। किराया देखे, आप भी जस्टिफाई करें, हर आदमी जस्टिफाई करे, कहाँ ये जो मौजूदा बसें चल रही हैं ये 10, 15, 20 लाख से ज़्यादा की नहीं है। बहुत अच्छी गाड़ी भी अगर हो, वो गाड़ी हमें 1 करोड़ की मिल रही है, और वो 5 साल में हमने उसका कर्जा समेत किस्तें पूरी कीमत अदा करनी है इंस्टॉलमेंट के तौर पे। तो वो हमें जाके 1 लाख से ज़्यादा किस्त मंथली पड़ती है। तो उसके लिए हमें इन्होंने ये किया, पता नहीं उन्होंने किस तरह हिसाब लगाया, वो जी 15 और 20 रुपए किराया ले। तो 15-20 रुपए तो ऑलरेडी हम फिलहाल रह रहे हैं इन पुरानी बसों के। तो हमने उनसे कहा कि आप किराया रिजनेबल रखें ताकि हम 4 पैसे भी कमा लें और आवाम को भी सहूलतें दें। बहरहाल अभी जो बात आपने की कि चीफ मिनिस्टर ने हिदायत की है, वो कोई 25 बसें आ रही हैं जी 15 फरवरी का सुना है, फरवरी तक हमने भी सुना है कि 15 फरवरी को शहर फैसल में चलेंगी, लेकिन वो हम नहीं है, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद नहीं चला रहा, शायद वो कोई कंपनी दूसरी डायो वाले या वो चला रहे। लेकिन अगर चला रहे हैं जी मोस्ट वेलकम, हम खुश हैं इस बात पे। अगर हम नहीं चला सकते तो कोई और चलाए, कराची के शहरियों को कोई ना कोई सहूलत जरूर मिले। ये जो बातें हम सुन रहे हैं अभी रिपोर्ट में, या मैं भी बैठ के दोहराऊंगा, आप भी ये बातें पुरानी हो चुकी है। 25 बसें क्या काफी होंगी? नो जी, नॉट एनफ। कैसे 25 बसें? हमें कराची में मेरे हिसाब में जो गाड़ियां चल रही हैं इसके अलावा 20,000 बसों की जरूरत है। 20,000, लेकिन उसके लिए सड़कें भी तो होनी चाहिए। नहीं, सड़कों की बात बड़ी अच्छी की। वहाँ रिपोर्ट में भी एक साहब ने बात की कि सड़कें जगह जगह देखे जो सत्यानाश हुआ है, टूटी हुई है, कोई गाड़ी रास्ता इधर है जहाँ उधर रही है, खड्डे हैं, गड्ढे हैं, गाड़ियों के पट्टे टूटते हैं, बॉडी टूटती है, ये सारा निज़ाम है। अब मैं इसमें क्या बोलूँ? अगर मैं यहाँ बैठ के हुकूमत के खिलाफ बातें करूँगा तो भी मेरा भी तो कोई कसूर है। हर आदमी अपना जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि जी हुकूमत मौजूदा हुकूमत चाह रही है सूबाई हुकूमत। सर, आप ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप डिस्कशन करें। आपकी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में यहाँ पर ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इरशाद बुखारी साहब से बहुत सारी बातें पूछनी है कि आखिर कराची की इस बिगड़ी हुई सूरत हाल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बसों के इस खटारा सफ़र को हम कैसे शानदार सफ़र बना सकते हैं। तो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे। कराची इत्तेहाद ट्रांसपोर्ट के सदर इरशाद बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम पूछ रहे थे कि आखिरकार ये हालत ज़ार जो बसों की है, ट्रांसपोर्ट की जो सूरत हाल है, सर ये बेहतर कैसे होगी? ठीक है, हम सारी चीज़ें मानते हैं कि जो भी लोगों की नाअहलियाँ हैं, हुकूमत शामिल हो या इंतज़ामिया शामिल हो, लेकिन सर अब इसको बेहतर करने का क्या तरीका है? देखिए बीबी, बात यह है कि बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि सारी उम्र तो हमने बैठ के यही रोना तो नहीं है, माजी को इतना ही पीटते रहना। हाल की बात भी करें, मुस्तकबिल की बात भी करें। असल में बात यह है कि फिर बात वहीं आ जाती है। मैं रो रहा हूँ इस बात पे कि 2, 2.5 या 3 साल हो गए कराची में अमन हुआ है, हमारी गाड़ियाँ जलती रहीं। आपको मैं सही फिगर बता रहा हूँ कि 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर की शहादत के बाद हमारी 1500 गाड़ियाँ जली, 1000 अंदरूने से 500 कराची में। नहीं मिला पैसा, मुआवजा कुछ भी नहीं मिला। तो पीपल्स पार्टी के दौर में उनका अपनी हुकूमत थी 5 साल, हमें कुछ नहीं मिला तो फिर आगे लोडिंग वालों, ट्रक वालों ने पोर्ट जाम किया यहाँ 10 दिन। तो फिर इसाक डार ने आके कुछ हमें अश्कशोई की, वो साथ थोड़े बहुत पैसे हमें भी मिल गए। चले वो बाप तो बंद हो गया, कराची में हालात अच्छे हो गए, गाड़ियाँ जलना बंद हो गई, लेकिन वो असर तो पड़ा। हमारी रैलियों में ज़बरदस्ती गाड़ियाँ ले ली जाती थी, पैसे कुछ नहीं दिए जाते थे। कराची में हालात काफ़ी बेहतर हो गए, क्रेडिट सबको जाता है। अब मैं किसी एक का नाम लूँगा, फौज को भी जाता है,
मरकजी हुकूमत को भी, सूबाई को, किसी का नाम ना लो तो वो नाराज़ हो जाते हैं, सब हो जाता है। लेकिन अब आगे चल के जैसे हमारी सूबाई गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हालात बेहतर हो, तो उसके लिए 25 गाड़ियाँ काफ़ी नहीं है। हमें दोबारा बुलाएं, हमारी एक बात सुने। देखें, मैं आपका अपना रोना आवाम तक पहुँचा इसलिए रहा हूँ, आप ही सुन रहे हैं कि हमें 2011 में किराया मिला, उसके बाद 7 साल हो गए हमें किराया नहीं मिला। 2 दफ़ा हमें काम करना पड़ा, चाहे थोड़ा किया कितना। पंजाब में किराया 15 रुपये, सॉरी पंजाब में 20 किलोमीटर का किराया जो है वो 45 रुपये है, यहाँ 20 किलोमीटर का बस का जो है 15 रुपये है। तो ये एक कड़वा घूम, नई गाड़ी है तो फिर कड़वा घूम भरना पड़ेगा। अच्छा, सूबाई हुकूमत को अब ये ख्याल आया है, पिछला टेन्योर भी पीपल्स पार्टी का था, 10 साल से वो तकरीबन हुकूमत में है, ये जो अब ख्याल आया ये आवाम के फायदे के लिए ख्याल आया या चूंकि 4-5 महीने बाद इलेक्शन है इसलिए एक्टिव हो गई? पॉलिटिकल बात हो जाती है, मैं हकीकत तो ये आदमी हूँ, जो कुछ आप समझ रहे हैं वो भी हो सकता है, होना तो पहले चाहिए था, ये बात सही है, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। तो मैं समझता हूँ अगर अभी ये बात आ गई है जहन में, अच्छी बात है, आवाम का कोई भला होना चाहिए। बिल्कुल इस वक्त कीन है चीफ मिनिस्टर इस बात के लिए कि ट्रांसपोर्ट के हालात बेहतर हों, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट भी कीन है, लेकिन बात फिर आपने जो थोड़ी देर पहले की 25 गाड़ियाँ, तो 25 गाड़ियाँ काफ़ी नहीं है, बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी जैसे अब आप ये शिकवा करें कि अब अगर नई गाड़ियाँ दे भी रहे हैं तो वो 25 गाड़ियाँ हैं, डेफिनेटली वो तो एक इस तरह की बात है कि अगर आप रोड पे 25 गाड़ियाँ कराची के आवाम के लिए चलाएंगे तो नाकाफी से नाकाफी है, लेकिन किसी एक रूट के लिए काफ़ी भी नहीं है। तो इसके लिए अब मजीद आप कुछ सोच रहे हैं कि कुछ मीटिंग्स करें, कुछ बात की जाए, क्योंकि सीएम काफ़ी बेटा जी हम मिलेंगे, हमें हुकूमत बुलाए, हम इतना ज़्यादा भी किराया नहीं मांग रहे कि लोगों की चमड़ी उतारे। देखिए शहर में मजबूरी से सही, लेकिन सुरजानी से टावर तक, हमारी तक चिंची रिक्शा, चिंची नहीं CNG रिक्शा जो 70 रुपये भी तो ले रहा है, उस तरह भी तो आवाम लूटे जा रहे हैं। हम नहीं इतना मांग रहे, ना हमें ज़रूरत है इतनी। हालांकि गाड़ियाँ उनकी तो थोड़ी कीमत की गाड़ियाँ, हमारी बहुत कीमती गाड़ियाँ। किराए का बोझ जो आवाम पे पड़ रहा है, अगर यही हुकूमत, हाँ, अच्छा अच्छी बात की आपने, मेरे जहन में बात नहीं थी। पंजाब में जो मेट्रो बस चल रही है, जो गाड़ियाँ टर्की से लाई शहबाज शरीफ साहब ने, मेट्रो चल रही है, उसमें 65 रुपये किराया है, 45 रुपये मालिक को गवर्नमेंट देती है, 20 रुपये। मैं भी यही मुतालबा करता हूँ मुराद अली शाह साहब से, नासिर हुसैन शाह साहब, आप हमें सब्सिडी दें, हम आवाम से 20 रुपए लेंगे, 40 पंजाब की तरह साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप आए हमारे शो के ऊपर। और डेफिनेटली जो मुतालबा इरशाद बुखारी साहब का है और वो सदर है कराची इत्तेहाद ट्रांसपोर्ट की, तो डेफिनेटली हुकाम बाला तक की आवाज़ पहुंचेगी। और गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से हम भी यही चाहते हैं कि आवाम को जो किराए के बोझ तले डाला जाता है, जो दबाया जाता है, ये मसला हल हो और डेफिनेटली सिंध हुकूमत इस पर एक्शन ले और सब्सिडी फराहम करे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सब्सिडी फराहम करे। तो आई होप कि आज का शो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज।